welcome back to the channel. So we were studying chapter 1 of business studies, nature and significance of management. We studied till we studied till we studied till the objectives of management, and today we are going to study the importance of management. So the importance of management. Why do we need to manage? Why do we need management? So today we are going to study that. Why do we need to manage things? Why do we need management? So these are the things. The first point is management helps in achieving group goals. As I told you in the previous video, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि हम लोग का जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, वो अचीव हो सके, है ना. तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम्स एंड कोऑर्डिनेट्स विद इंडिविजुअल्स टू अचीव इंडिविजुअल गोल्स अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. अब मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? ताकि गोल्स, ग्रुप गोल्स को अचीव किया जा सकते हैं, तो जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव हो सके. तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. दूसरा, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सके. एफिशिएंसी का मैंने कल मतलब बताया था कि जब कॉस्ट आपकी डिक्रीज़ होती है और प्रोडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है. आउटपुट इज़ मोर देन द इनपुट. कॉस्ट कम हो और टाइम से काम हो जाए, तो मैनेजमेंट इसलिए भी किया जाता है ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सके. फिर दूसरा, इट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है? कि मैनेजमेंट में क्या होता है ना, कि मैनेजमेंट कभी जैसे बाहर की जो चेंजेस होते हैं वो कभी भी आ सकते हैं. आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कभी भी चेंजेस आ सकते हैं. तो उस हिसाब से आपका मैनेजमेंट काम करता है. कैसे? देखो, मैनेजमेंट हेल्प्स इन एम्प्लॉय ओवरकम देयर रेसिस्टेंस टू चेंज एंड अडॉप्ट एज पर द चेंजिंग सिचुएशन to ensure its survival, growth and competitive edge. कैसे? ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे है कि बाहर कोई भी चेंज आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है, तो हम लोग इंटरनली थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके उसको मैनेज करके फिर भी अपने ग्रुप गोल्स की तरफ, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ लगे रहेंगे. ठीक है. फिर क्या है? फोर्थ पॉइंट, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. अब मैनेजमेंट हम लोग क्यों करते हैं? ताकि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोग के अचीव हो सके. कैसे? देखो, थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू अचीव पर्सनल गोल्स वाइल वर्किंग टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. अब मोटिवेशन, कोई मैनेजर मोटिवेट कर दे तो क्या होता है कि मोटिवेशन से और लीडरशिप से मैनेजमेंट हम हेल्प करता है एक इंडिविजुअल को भी उसके पर्सनल गोल्स अचीव करने में. फिफ्थ पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. कैसे? मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़. कल वी स्टडीड कि आपका सोशल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए. सोशल ऑब्जेक्टिव में यही था कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाओ, लो रेट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सेल करो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दो आपके बैकवर्ड लोगों को. तो ये सब है. तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में भी मैनेजमेंट बहुत हेल्प करता है. अब हम लोग का है नेचर ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का नेचर क्या है? क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? और क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? तो मैनेजमेंट क्या है? बोथ आर्ट एंड साइंस है, पर प्रोफेशन नहीं है. अब पढ़ते हैं कैसे. आर्ट रिफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल application by existing knowledge required through study, observation and experience. The feature of art are as follows. अब देखते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे बोला जा सकता है. आर्ट क्या होता है? देखो, आर्ट एक कला होती है. हर इंसान की कला अपने अपने तरीके से होती है. हर इंसान, जैसे
अभी पढ़ाने वाले बहुत टीचर्स होते हैं, पर सबके पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, तो वो उनकी कला होती है, और कला कैसे ही अच्छी होती है, उनके एक्सपीरियंसेस से अच्छी हो जाती है। अब देखो कैसे। पहला पॉइंट क्या है आर्ट का, एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज आपके आर्ट में भी होती है। कैसे थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब आपकी बुक्स, आपके सारे और भी बाकायदा प्रिंसिपल्स वगैरह, ये सब आपकी बुक्स सब कुछ आर्ट में होती है। वैसे मैनेजमेंट में भी आपकी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में भी आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, जैसे कि प्रिंसिपल्स हो गए, वो सब, ठीक है। अब पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कैसे है, मैनेजमेंट भी एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि मैनेजमेंट भी इंसान अपने तरीके से करता है, अपने खुद की क्या कहते हैं, अपने खुद के आर्ट से करता है, अपने खुद की कला से वो मैनेज कर पाता है चीज़ों को। वैसे ही एक आर्ट भी एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि वो भी द यूज़ ऑफ बेसिक नॉलेज डिफ़र्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड थस आर्ट इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट। जो नॉलेज होती है वो हर पर्सन की अलग अलग तरीके से डिफ़र करती है। वैसे ही मैनेजमेंट करने का तरीका भी हर इंसान का अपना अपना होता है, तो इसलिए ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कहा जाता है। अब क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पे इसलिए बेस्ड होता है क्योंकि मैनेजमेंट भी वही इंसान अच्छे से कर सकता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, उसको प्रैक्टिस हो मैनेज करने की चीज़ों को, वो बहुत क्रिएटिव हो, उसको पता हो कि फटाफट कैसे मैनेज करके गोल्स को अचीव करा जा सके। वैसे ही आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस ऑफ एक्सपर्ट्स। आर्ट में भी आप बहुत टाइम के एक्सपीरियंस के बाद ही अच्छे हो सकते हो, है ना। तभी आर्ट भी है और मैनेजमेंट का ये सेम आपका फंक्शन शो करता है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी। तो ऐसे ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो फुल्ली आर्ट है और हाफ साइंस है। तो मैनेजमेंट आर्ट तो है, ये तो पक्की बात है, ठीक है। अब साइंस कैसे है पढ़ते हैं। देखो, साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज़ बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ्स विच कैन बी टेस्टेड एनी वेयर एनी टाइम। साइंस कैसे एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। कैसे सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि इसका कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है, वो भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज ही है। अब सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। कैसे, अब मैनेजमेंट जो किया जाता है वो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही किया जाता है। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे पास्ट में, तभी आज पता लग रहा है ना कि ये वाला प्रिंसिपल अच्छे से लगाया जा सकता है, ये वाला प्रिंसिपल नहीं लगाया जा सकता है। तो ये भी आपके एक्सपेरिमेंट्स पे और ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है ना। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, ठीक। अब थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट की है, पर सिर्फ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे है। वैसे यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग ने अभी क्या पढ़ा आर्ट में कि वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट है। हर इंसान का मैनेजमेंट करने का तरीका अपना अपना होता है, तो ये फिक्स्ड नहीं है। मैनेजमेंट बहुत अलग तरीके से हर एक इंसान अपने अपने तरीके से करता है। तो यहाँ लिखा भी है, मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमैटिक body of knowledge and its principles are developed over period of time based on repeated experiments and observations which are universally applicable, but they can be modified to the given situation, ठीक है। इसलिए यूनिवर्सल वैलिडिटी इनकी नहीं शो करी जा सकती। एज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस, सो इट कैन बी कॉल्ड एज इन एग्जैक्ट साइंस, या फिर द प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट मेक्स इट अ सोशल साइंस। तो आर्ट तो वो पूरी तरीके से एग्जैक्ट आर्ट है, पर इन एग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, सिचुएशंस के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। अब देखो, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं। मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, उसके लिए तुम्हें
प्रोफेशनल डोमेन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंसान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पढ़ा लिखा ना भी हो, फिर भी वो मैनेज करना जानता है। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर वेल डिफाइंड नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है जिसमें कंप्लीट प्रिंसिपल्स हो, कंसेप्ट हो, टर्म्स हो, एक्टिविटीज़ हो। इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्यों? क्योंकि देखो, मैनेजमेंट में कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती। कोई 15 साल का लड़का भी जो मैनेज करना जानता है वो चीज़ों को मैनेज कर सकता है। पर प्रोफेशन में क्या होता है, जब तक आप कोई एजुकेशनल डिग्री ना लेके आए हो, जब तक आपने कोई एग्ज़ामिनेशन ना पास किया हो, तब तक आपको प्रोफेशन में एंट्री नहीं दी जा सकती। अब प्रोफेशनल एसोसिएशंस, मैनेजमेंट में तो कोई प्रोफेशनल एसोसिएशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है जैसे कि प्रोफेशन में पड़ती है। ऑल द प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू प्रोफेशनल एसोसिएशंस विच रेगुलेट्स एंट्री एंड फ्रेम कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटिंग प्रोफेशंस IMAN ICAI। तो मैनेजमेंट में ऐसे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, all professions are bound by a code of conduct which guides the behavior of its member। मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब आप लोग ये मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट में क्यों नहीं होता है। सर्विस मोटिव, द मेन एम ऑफ द प्रोफेशन इज़ टू सर्व इट्स क्लाइंट। कैसे? मैनेजमेंट में तो किसी चीज़ को सर्व नहीं करना होता। यहाँ पे सर्व क्यों करना होता है? क्योंकि अगर तुम डॉक्टर हो, लॉयर हो, तो तुम्हें ह्यूमैनिटी को सर्व करना ही करना है। जिसमें लिखा देखो, मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशंस एंड थस इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो हम लोग आज इसको थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे और थर्ड पार्ट में वील कंप्लीट विद कोऑर्डिनेशन और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे इजी टॉपिक वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट, दैट इज़ बॉटम लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट्स में आपके वाइस प्रेसिडेंट्स आते हैं, CEOs आते हैं। ये सारे वो लोग होते हैं जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, समझ रहे हो, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं। देखो यहाँ लिखा भी होगा। इट कंप्राइजेज ऑफ CEOs, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, MD, GM, VP। द मेन टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, द मेन टास्क इज conceptualizing of organizational goals, policies and strategy formulation। देखो, पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ रिसोर्सेज। या पॉलिसी मेक होती है टॉप लेवल में। ठीक है, मिडिल लेवल में क्या होता है? इट कंप्राइजेज ऑफ डिपार्टमेंटल, सब डिपार्टमेंटल एंड डिवीजन हेड्स। इट्स मेन टास्क इज एग्जीक्यूशन ऑफ। अब उन्होंने देखो देखो देखो, फर्स्ट वाले इन CEOs ने पॉलिसीज़ बनाई, ठीक है। अब सेकंड वाले क्या देखेंगे कि ये पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट किया जाए, यहाँ एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। अब जो लास्ट लेवल है बॉटम लेवल मैनेजर्स, यहाँ पे आते हैं आपके, वो ये इंश्योर करते हैं कि नीचे जो वर्कर्स हैं उनके कोई भी ग्रेवियंसेस, मतलब कोई भी उनको जो दिक्कतें आ रही हैं और जो भी चीज़ें हैं। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ फॉरमैन एंड सुपरवाइजर्स एक्सेट्रा। द मेन टास्क इज़ टू इंश्योर द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ एज पर द डायरेक्शंस ऑफ टॉप लेवल। यहाँ पे भी एग्जीक्यूट ही किया जाता है, पर यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो यहाँ पे लेके आते हैं, सीधा ऊपर मिडिल लेवल और टॉप लेवल में नहीं पहुँच जाते, पहले यहाँ आते हैं। तो क्या इसका चार्ट कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आते हैं सबसे पहले बॉटम लेवल पे आपके सुपरवाइज़र्स, ऑफिस मैनेजर्स, फिर उनके ऊपर होते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर, फिर आते हैं CEOs और वाइस प्रेसिडेंट्स, और उनके नीचे जो काम कर रहे होते हैं वो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, सेल्समैन होते हैं, ये सब, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन विल कंटिन्यू इन द थर्ड पार्ट और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसलिए बड़ा नहीं रखना चाह रही क्योंकि
अभी इतना समझ आए वही काफ़ी है। आपको बाद में एनसीईआरटी भी एक बार रीड कर लेनी चाहिए, इट विल बी गुड फॉर यू। आई होप आपको समझ आया हो, अगर ना समझ आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो आई होप आपको समझ आया, अगर समझ लाइक इट, comment and subscribe the channel for more videos like this. Till then, see you everyone, bye bye.